नमस्कार। एक सवाल है, क्या कोई फिल्म बस एक फिल्म होती है या फिर वो एक बहुत ताकतवर पॉलिटिकल हथियार भी बन सकती है? आज हम एक काल्पनिक फिल्म धुरंधर 2 के वायरल हुए विश्लेषण को समझने जा रहे हैं। ये विश्लेषण दावा करता है कि ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक सोचा समझा राजनीतिक प्रचार है। तो चलिए इसके तर्कों को एक-एक करके देखते हैं। तो बात सीधी है। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा और कह सकते हैं सीधा आरोप है, वो यही है कि धुरंधर 2 असल में कोई फिल्म है ही नहीं। ये एक राजनीतिक दल का सबसे महंगा चुनावी विज्ञापन है। ये एक ऐसा दावा है जो मनोरंजन और प्रोपेगेंडा के बीच की महीन रेखा पर ही सवाल खड़े कर देता है। इस दावे की तह तक जाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, क्या ये फिल्म है या विज्ञापन? दूसरा, इसमें प्रचार की कौन-कौन सी तकनीकें इस्तेमाल हुईं? तीसरा, इसके दावों में आखिर सच्चाई कितनी है? चौथा, कहानी के कौन से हिस्से हमें बताए ही नहीं गए? और आखिर में, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और कह सकते हैं सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर इस फिल्म को एक विज्ञापन क्यों कहा जा रहा है। अब देखिए, इस दावे को मजबूत करने के लिए यह विश्लेषण पॉलिटिकल लीडर्स के बयानों का सहारा लेता है। उदाहरण के लिए, जब असम के मुख्यमंत्री पब्लिक में ये कहते हैं कि जो भी यह फिल्म देखेगा वो एक खास पार्टी को ही वोट देगा, तो ये इस बात को और पुख्ता कर देता है कि फिल्म का इरादा शायद राजनीतिक ही है। अच्छा, अब ये वाला पार्ट देखिए, काफी दिलचस्प है। इस विश्लेषण का ये तर्क है कि फिल्म में जो डिस्क्लेमर होता है ना कि ये कहानी काल्पनिक है और असली घटनाओं से प्रेरित है, वो सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक तरह का लीगल चीट कोड है जो बनाने वालों को फैक्ट और फिक्शन को मिलाने का एक तरह से लाइसेंस दे देता है। तो ठीक है, अगर ये एक विज्ञापन है तो सवाल उठता है कि इसमें कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं। चलिए उन तरीकों पर एक नजर डालते हैं जिनके जरिए दर्शकों को यकीन दिलाया जाता है। इस विश्लेषण में एक बड़ी दिलचस्प साइकोलॉजिकल टेक्निक की बात की गई है। नाम है इमोशनल प्राइमिंग। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि पहले दर्शकों के मन में गुस्सा या डर जैसी कोई बहुत स्ट्रांग भावना पैदा कर दो, ताकि बाद में जो कहानी सुनाई जाए उसे वो बिना किसी सवाल के मान ले। और इसका एक उदाहरण भी दिया गया है। फिल्म की शुरुआत में ही एक सीन है पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग का। अब तर्क ये है कि इस सीन का फिल्म की मेन स्टोरी से कोई लेना देना ही नहीं है। इसका एकमात्र मकसद है दर्शकों के मन में एक नफरत का माहौल बनाना। चलिए अब एक और टेक्निक देखते हैं जो फिल्म के एक डायलॉग से सामने आती है। और ये एक बहुत ही क्लेवर साइकोलॉजिकल चाल है। देखिए, विश्लेषण के मुताबिक जब फिल्म का विलेन हीरो की तारीफ करता है ना, तो उसका असर दर्शकों पर कहीं ज्यादा होता है। ये हीरो के अपनी तारीफ करने से कहीं ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। चलिए अब बात करते हैं फैक्ट्स की। फिल्म में जो दावे किए गए हैं उनकी सच्चाई क्या है? इस विश्लेषण में फिल्म की कहानी की तुलना असली घटनाओं और आंकड़ों से की गई है। तो फिल्म में एक नैरेटिव ये बनाया गया है कि आईएसआई जैसी विदेशी एजेंसियां वो भारत के एनजीओज, मीडिया और यूनिवर्सिटीज को पैसा दे रही थीं। क्यों? ताकि 2014 में मोदी सरकार ना बन पाए। लेकिन ये विश्लेषण इस दावे को पूरी तरह से चुनौती देता है। मतलब एक तरफ फिल्म दिखाती है कि अमेरिका मोदी के खिलाफ था, पर असल में क्या हुआ? अमेरिकी प्रेसिडेंट ने तो चुनाव के दिन ही उन्हें बधाई दे दी थी। फिल्म दिखाती है कि आईएसआई मोदी के खिलाफ थी, जबकि आईएसआई के एक पूर्व चीफ तो कह चुके हैं कि वो मोदी को पीएम के तौर पर पसंद करते हैं। और विदेशी फंडिंग की बात करें तो ये विश्लेषण एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने रखता है। ये उन रिपोर्ट्स का जिक्र करता है जिनके मुताबिक 2001 से 2012 के बीच अमेरिका स्थित संगठनों ने संघ से जुड़े ग्रुप्स को $55 मिलियन से भी ज्यादा भेजे थे। अब आते हैं फिल्म के एक और बहुत बड़े दावे पर, नोटबंदी। फिल्म में इसे कैसे दिखाया गया है? एक मास्टर स्ट्रोक की तरह, जिसका मकसद था पाकिस्तान से आ रहे 60,000 करोड़ रुपए के नकली नोटों को एक झटके में खत्म कर देना। लेकिन आरबीआई के जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। नोटबंदी वाले साल में जितनी भी नकली करेंसी पकड़ी गई, उसकी कुल कीमत जानते कितनी थी? सिर्फ 43 करोड़ रुपए। तो यहां पर ये जो अंतर है वो देखिए। एक तरफ फिल्म दावा करते हैं 60,000 करोड़ के नकली नोटों का, और दूसरी तरफ आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 43 करोड़ के नकली नोट मिले, और लगभग सारा का सारा पुराना पैसा तो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ ही गया था। देखिए, किसी भी प्रोपेगेंडा में ये भी बहुत मायने रखता है कि क्या नहीं दिखाया गया। तो ये हिस्सा उन घटनाओं के बारे में है जिन्हें इस विश्लेषण के अनुसार फिल्म से जानबूझकर बाहर रखा गया। ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि कैसे कुछ बहुत अहम घटनाओं को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। तर्क ये है कि ये घटनाएं फिल्म की जो हीरो वाली इमेज है उसमें फिट नहीं बैठती।
जैसे प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा के सिर्फ 8 दिन बाद ही पठानकोट में आतंकी हमला होना। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे आखिर में और शायद सबसे गंभीर आरोप पर कि इस फिल्म का असली मनोवैज्ञानिक मकसद, इसका असली साइकोलॉजिकल गोल क्या है। यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, गैस लाइटिंग। ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी इंसान को ये यकीन दिला दिया जाता है कि उसकी अपनी यादें, उसकी अपनी समझ और जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा है वो सब गलत है। तो विश्लेषण का आरोप ये है कि ये फिल्म पूरे देश को गैसलाइट करने की एक कोशिश है। ये लोगों को ये बता रही है कि हाल के इतिहास में जो कुछ उन्होंने खुद महसूस किया, चाहे वो नोटबंदी की लंबी लाइनें हों या पुलवामा हमले से जुड़ी सच्चाई, वो सब सच था ही नहीं। असली कहानी तो कुछ और ही है। और आखिर में पूरा का पूरा तर्क इस एक लाइन में सिमट जाता है कि ये पीक सिनेमा नहीं बल्कि पीक एडवर्टीजमेंट है। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर आज इन टेक्निक्स का इस्तेमाल एक नेता के प्रचार के लिए हो सकता है, तो क्या कल इन्हीं का इस्तेमाल करके किसी भी राजनीतिक दल को देशद्रोही नहीं ठहराया जा सकता? ये सवाल मीडिया, मनोरंजन और हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है।